हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स के पार्ट को कवर करेंगे। मेनली हमने जो अभी तक पढ़ा है वो बहुत सारे एजम्पशंस के साथ बहुत कुछ थियोरेटिकल डेरिवेशंस के साथ अभी हमने चीज़ें पढ़ी हैं। और अगर आपको याद हो, जब हम लोग ग्रेजुअली वेरिड फ्लो पढ़ रहे थे, या जब एनर्जी इक्वेशन पढ़ रहे थे, या जब हम लोग ये समझने का ट्राई कर रहे थे कि विस्कोसिटी कैसे बाउंड्री लेयर को अफेक्ट करती है, कितना डेप्थ होगा बाउंड्री लेयर का, क्या लेमिनर है, क्या टर्बुलेंट है, मोमेंटम इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन, ये सब चीज़ें जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि बेसिक एनर्जी एंड मास कंजर्वेशन से हमने फार्मूला डिराइव किए थे। तो वो तो एक बात है। अब हमने फार्मूला डिराइव किया तो आप ये समझो कि कोई भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या हो सकती है? कोई मैथमेटिकल इक्वेशन जैसे मान लो फ्लूइड में ही आ रहा था हमारा जेड प्लस v2² / 2g + y। तो ये भी तो कहीं से डिराइव हुआ था, उसके डेरिवेशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। तो ये सब चीज़ें डिराइव करके आउटपुट फॉर्म लाके आपको दिया गया, ठीक है। जब ये डेरिवेशन हो रहा था तो हमने माना था कि चैनल प्रिज्मेटिक है, वाटर जो है जो फ्लो हो रहा है डेप्थ के अलोंग हाइड्रोस्टेटिक वाटर प्रेशर ही सिर्फ एग्जिस्ट करता है और एक्सीलरेशन की वजह से कोई वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर नहीं है। ऐसी बहुत सारी एजम्पशंस हमने ली थी। तो वो सब एजम्पशंस में जब भी पढ़ाया जा रहा था आपको तो ये बताता था कि वो सब सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एजम्पशंस लिए हैं। लेकिन जब आप रियल लाइफ में चीज़ें कैलकुलेट करते हो, जैसे मान लो कि कोई चैनल में वाटर फ्लो देखते हो, या डैम पे उस वाटर फ्लो के वजह से क्या फोर्स जनरेट हो रहा है वो देखते हो, तो ये सारी चीज़ें इतने एजम्पशन से अगर लेके कैलकुलेट करोगे तो कभी ओवर एस्टीमेट या कभी अंडर एस्टीमेट हो जाता है। ओवर एस्टिमेशन ऑफ फोर्सेस अगर करते हो तो आप क्या उससे होता है कि आप फोर्स को ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, आप स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिजाइन कर देते हो। तो स्ट्रक्चर फेल तो नहीं होता, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वैसे केस में आप ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च कर देते हो, ठीक। और अगर अंडर एस्टिमेट करते हो फोर्सेस को तो आप कम फोर्सेस के लिए स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर रहे हो, और हो सकता है कि आपने जितने के लिए डिज़ाइन किया उससे ज़्यादा का फोर्स उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे इम्पोज हुआ और स्ट्रक्चर टूट गया। तो अंडर एस्टिमेट और ओवर एस्टिमेट कब हो रहा था? जब हम सिंप्लीफिकेशन के साथ चल रहे थे। तो रियल लाइफ में हमें क्या होना चाहिए कि एज क्लोज एज पॉसिबल पहुंचना चाहिए, या तो ओवर एस्टिमेटेड फोर्स ही लेना चाहिए। जैसे आप आरसीसी या स्टील में पढ़ते होंगे कि हम लोग लोड फैक्टर यूज़ करते हैं, जिसमें कि जो कैलकुलेटेड लोड है उसको थोड़ा बढ़ा के लगाते हैं और मटेरियल स्ट्रेंथ को भी थोड़ा रिड्यूस करके देते हैं ताकि हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहे। उसी टाइप की चीज़ हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी, बट इतना भी ओवर एस्टिमेट नहीं कर देना होगा कि हमारा खर्च ही बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड था। तो मुद्दे की बात ये है कि हम लोग जो एजम्पशंस के साथ चीज़ें कैलकुलेट करते हैं वो रियल लाइफ स्ट्रक्चर में नहीं लगा सकते डायरेक्टली। अच्छा, तो रियल लाइफ स्ट्रक्चर में क्या लगा सकते हैं? तो रियल लाइफ स्ट्रक्चर में प्रिज्मेटिक सेक्शन नहीं है, एक्चुअल सेक्शन है, और भी अलग अलग जो एजम्पशंस लिए वो सब है नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एग्जैक्ट सेक्शन को लगाएंगे, एग्जैक्ट इक्वेशंस यूज़ करेंगे। नेवियर स्टोक इक्वेशंस दो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके इक्वेशन के बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, बट देर इज समथिंग फ्रॉम विच यू कैन एग्जैक्टली डिराइव ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट बाय पॉइंट विदाउट एनी एजम्पशंस। तो अगर वो आप करोगे तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आपके लिए यूज़फुल होगा। लेकिन उसका सॉल्यूशन, उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब आप नॉन सिंप्लीफाइड इक्वेशन मीन्स कम्प्लेक्स इक्वेशंस यूज़ करते हो तो आपको दिक्कत ये हो जाता है कि उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन नहीं आता। स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन क्या हुआ? कोई भी एक इक्वेशन है, मान लो
मान लो आप कोई इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है, और इंटीग्रेशन का एक कोई किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो, उसका एक आउटपुट आना चाहिए। सर मान लो किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो 10 से 15 के बीच में, तो जब आप उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो तो इंटीग्रेशन के बाद एक फाइनल वैल्यू आनी चाहिए। मान लो वो सपोज अगर वो फंक्शन सिंपल होता और उसकी वैल्यू आ गई 200, ठीक है, आपका काम बन जाता। लेकिन अगर वो फंक्शन इतना ही कॉम्प्लेक्स है कि उसको इंटीग्रेट करना एनालिटिकली, दैट मीन्स एकदम मैथमेटिकली, जो साइन थीटा को रिप्लेस किए इससे, या वो जो नॉर्मल प्रोसीजर आप पढ़ते आ रहे हो, अगर उस तरह से इंटीग्रेट आप कर पाते हो तब तो आपको क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन मिलेगा। जो सॉल्यूशन मिलेगा उसे क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन कहेंगे। अगर आप तरीके से इंटीग्रेट करके एक वैल्यू निकाल पाते हो, एक फंक्शन निकाल पाते हो जिसमें कि लोअर रेंज और अपर रेंज की वैल्यू डाल के आप ओवरऑल इंटीग्रेशन वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो है क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन। लेकिन जब आप फ्लूइड डायनेमिक्स में ये चीज़ करने का ट्राई करते हो, नॉट ओनली इन फ्लूइड डायनेमिक्स, इन अदर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग टू, जैसे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ये फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के अंदर आता है, उसको असाइड करते हैं। तो हमारे फ्लूइड के केस में क्या है कि वो चीज़ अगर आप एकदम एग्जैक्टली कैलकुलेट करनी चाहो तो इतना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनता है कि उसका एक क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन नहीं आ पाता। जब क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन नहीं आ पाता तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स में क्या होता है कि जैसे मान लो आपको एक बड़े प्लॉट का लेट से एरिया निकालना था, आपने मैथमेटिकली ट्राई किया, नहीं निकला, तो आप क्या करते हो, उसको छोटे छोटे एरिया में बांट के सबको जोड़ देते हो। तो ये जो छोटे छोटे एरिया में, छोटे छोटे पार्ट में बांट के सबका इंडिविजुअल एरिया निकाल के जोड़ते हो, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है न्यूमेरिकल मेथड ऑफ एनालिसिस का। तो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स भी वही चीज़ है जो एनालिटिकली हम लोग अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे। जब वो पॉसिबल नहीं हो पाता तो हम लोग छोटे छोटे पार्ट में किसी फ्लूइड वॉल्यूम को, या लेटस से डैम के पर्टिकुलर लोकेशन को, या किसी को छोटे छोटे पार्ट में डिस्क्रेटाइज करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, और हर किसी छोटे पार्ट पे वो फोर्सेस, वो मोमेंट्स, वो एनर्जी सब कैलकुलेट करते हैं, और ओवरऑल सब निकाल के एक दूसरे का इफेक्ट दूसरे पे निकाल के फाइनली हम लोग रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स वही ब्रांच है जो आपको न्यूमेरिकल मेथड की तरफ ले जाता है, एनालिटिकल मेथड से थोड़ी सी दूर, ठीक है। ये हो गई बात। तो ये जो आपको कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स है, ये बेसिकली आपके अंडरग्रेड में आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं आएगा, लेकिन कोई आप अगर आगे हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में मास्टर्स या पीएचडी की डिग्री आप परस्यू करते हो तो वहाँ पे आपको कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स आ सकता है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इसका बहुत यूज़ है, क्योंकि एरोस्पेस में आप जेट्स, फ्लाइट्स ये उड़ते हैं, तो उसके लिए हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए होता है, और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग कंप्यूटेशनल मेथड्स का यूज़ करते हैं। ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में। अच्छा, डिफिनेशन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन विच न्यूमेरिकल मेथड्स एंड कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू एनालाइज फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम्स, जो मैं आपको अभी समझा रहा था। ठीक, इन CFD द गवर्निंग इक्वेशंस ऑफ फ्लूइड मोशन आर सॉल्व्ड अप्रॉक्सीमेटली। देखो क्या बोला मैंने कि क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता, तो आप छोटे छोटे पार्ट में डिस्क्रेटाइज करके उसका अप्रॉक्सीमेट मीन्स अंदाजन वैल्यू कैलकुलेट करते हो, ठीक है, ओवर अ डिस्क्रेटाइज फ्लो मीन्स फ्लो को भी हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ चुके हैं। अच्छा, CFD से हमें क्या मिलता है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स से हमें क्या मिलता है, तो CFD हमें प्रेडिक्ट कराता है कि CFD से हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फ्लो वेरिएबल्स क्या हुए, वाटर डेप्थ हो गया। वाटर डेप्थ तो इजी टू एस्टिमेट है, इसलिए इसको उसमें शामिल नहीं किया, बट इन जनरल फ्लो वेरिएबल्स में वाटर डेप्थ भी आता है। तो फ्लो वेरिएबल्स और क्या हो सकते हैं, वेलोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो पैटर्न, ये सब हम लोग कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा आपको समझाया मैंने, ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग वाले बहुत यूज़ करते हैं, एरोडायनेमिक्स उसी में आता है।
मे बी एरोडायनेमिक्स एक बिगर ब्रांच है जिसका इस्तेमाल और भी जगह यूज हो सकता है। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में गैसेस वाटर सब रहते हैं तो उनका इंट्रैक्शन, वेदर पैटर्न, बहुत जगह इसका इस्तेमाल है। और इंडस्ट्रियल फ्लो एनालिसिस में फ्लो थ्रू पाइप्स, कंडुइट्स या मशीन्स, इन सब के बारे में भी आपको कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स एग्जैक्ट कैलकुलेट करके फोर्स की वैल्यू, मोमेंट्स की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू आपको देता है, तो जिससे आपका डिजाइन और बेटर और अच्छा हो जाता है। ठीक है, बेसिक इक्वेशंस ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। हमने इस पूरे कोर्स में शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि हम तीन चीज़ कंजर्व कर रहे थे, मास, मोमेंटम और एनर्जी। मास क्यों आ रहा था? क्योंकि मास से क्या आ रहा था? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आ रही थी। मोमेंटम से क्या आ रहा था? इक्वेशन ऑफ मोशन आ रहा था, जहाँ से हमने स्पेसिफिक फोर्स वगैरह पढ़ा था, क्योंकि स्पेसिफिक एनर्जी हाइड्रोलिक जंप में बराबर नहीं होती, तो स्पेसिफिक फोर्स पढ़ा था। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ के हमने एक सेक्शन, जब हमने बोला था कि कोई एनर्जी लॉस नहीं है, तो एक सेक्शन और दूसरे सेक्शन के बीच में एनर्जी इक्वेशन लगा के वाटर डेप्थ या वेलोसिटी हेड वगैरह निकाला था। तो पूरा ये तीन चीज़ पे ही CFD भी बेस्ड है। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स कोई एजम्पशन अलग से नहीं लेता, सेम चीज़ जो कंजर्वेशन ऑफ, ये तो एजम्पशन नहीं है, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है, ये तीन कंजर्वेशन लॉज हैं, और इन्हीं तीन कंजर्वेशन लॉज के बेसिस पे आपका कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स का फाउंडेशन होता है और अलग अलग चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। अंतर क्या है नॉर्मल एनालिसिस में जो अभी तक पढ़ते आए और इस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी में, कि पिछले में हम लोग सब चीज़ रेगुलर, जैसे प्रिज्मेटिक सेक्शन माना था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर थ्रू आउट माना था, स्लोप को यूनिफॉर्म माना था, फ्रिक्शन स्लोप को, तो वो सब चीज़ हम मानते आ रहे थे। लेकिन CFD में रियलिटी में चीज़ें अलग हो जाती है, जिस वजह से हमें क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन नहीं मिलने लगता है, इसलिए हमें न्यूमेरिकल मेथड्स की तरफ स्विच करना पड़ता है। और उसी में जब स्विच करते हैं तो ये कैलकुलेशन CFD का पार्ट बन जाता है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज इक्वेशंस जो नॉर्मल फ्लूइड डायनामिक्स में आप पढ़ते थे वही आप CFD में भी पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में हमने पढ़ा था, जो आपको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन दिखाया था, ρ1 A1 इक्वल टू ρ2, ρ1 इंटू V1 इक्वल टू ρ2 इंटू V2 जो बताया था, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, बट ये डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखा है। क्यों डिफरेंशियल्स के फॉर्म में लिखा है? क्योंकि वहाँ पे तो जब आप ρ1 V1 इक्वल टू ρ2 V2 कर रहे तो V1 V2 वॉल्यूम था, आप प्रिज्मेटिक सेक्शन मान के ρ1 V1 वॉल्यूम था। अगर मान लो ρ1 V1 इक्वल टू ρ2 V2 है, वेर V इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो उस वॉल्यूम से आप वेलोसिटी तक पहुंच जाते थे, क्योंकि आप मानते थे कि एक सेक्शन पे जो एरिया है वो दूसरे सेक्शन पे भी है, क्योंकि प्रिज्मेटिक सेक्शन है, तो वहाँ पे सिंप्लीफाइड फार्मूला आप देखते थे। लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला देखेंगे वो एकदम जनरल फार्मूला है, इसलिए ये डिफरेंशियल के टर्म्स में डिनोटेड है, जिसमें d/dt दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू 0। आपको ये फार्मूला ऐसे एग्जाम्स में नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज वे बियॉन्ड एन अंडर ग्रेजुएट लेवल टू गो एंड आस्क फॉर कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, बट स्टिल आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि CFD कहाँ आता है। तो ये जनरल फ्लो इक्वेशन हो गया। अच्छा, अब इसमें कंप्रेसिबल फ्लो भी हो सकता है, नॉन कंप्रेसिबल फ्लो भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि नेबुला के अंदर जो ये जो आप इन्वर्टेड ट्रायंगल देख रहे हो, ये एक डिफरेंशियल का रिप्रेजेंटेशन है, तो उसके अंदर हमने डेंसिटी को रखा है। इसका मतलब हमने डेंसिटी को भी वेरिएबल माना है। लेकिन अगर डेंसिटी को वेरिएबल नहीं मानते हैं तो मतलब डेंसिटी को वेरिएबल नहीं मानते हैं, मतलब फ्लो अगर इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा और इक्वेशन हो जाएगी नेबुला डॉट V इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। इट इंश्योर दैट मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ये तो भाई बेसिक प्रिंसिपल है, आप इसको वायलेट कर ही नहीं सकते। मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दूसरा इक्वेशन कौन था? मोमेंटम इक्वेशन। मोमेंटम इक्वेशन जो न्यूटन सेकेंड लॉ पे आता है, मैं आपको शुरू से फिजिक्स से रिलेट करते जा रहा हूँ कि मोमेंटम इक्वेशन जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे आता है, उसका वेक्टर फॉर्म अगर लिखो ट्रू फॉर्म, तो एज रिप्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन ये है। ठीक है,
अब इसमें क्या है, हम लोग फ्लूइड को जो कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मानते थे, उस पर क्या फोर्सेस लग रहे हैं, उस पर क्या एक्सीलरेशन जनरेट होगा, ये सब पढ़ते थे। अच्छा, इन इक्वेशंस में क्या क्या चीज़ें आती थी? इन इक्वेशंस में आता था प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, बॉडी फोर्स, ये सारी चीज़ें आती थी। अगर आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आप अपने कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स में लगाओगे तो बिना कोई एजम्पशंस के ये है, तो आप हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जैक्ट कैलकुलेट करके, एग्जैक्ट नहीं अप्रॉक्सीमेट होगा, एग्जैक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप न्यूमेरिकली उस चीज़ को अप्रॉक्सीमेट करके निकाल रहे हो, क्योंकि उसका क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन आपके पास नहीं था, बट ये वेरी 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 क्लोज टू रियलिटी आता है अगर आपका डिस्क्रेटाइजेशन अच्छा रहा तो। डिस्क्रेटाइजेशन क्या होता है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात यह है कि हमने सबसे पहले तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी इसमें लगा दिया, मोमेंटम इक्वेशन भी लगा दिया, अब लास्ट में बचा एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, बट एनर्जी इक्वेशन भी इस पे एप्लीकेबल मीन्स एनर्जी इक्वेशन यू कैन अप्लाई डायरेक्टली और कंप्यूटेशनल इन द कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स डोमेन, और आपको डिजायर्ड रिजल्ट जो आपको है, जो कैलकुलेट करना है, वो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक है कि इंट्रोडक्शन टू इनविसिड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनविसिड मीन्स नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल मतलब वो चेंज नहीं होगा, कंप्रेस नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है, इनविसिड इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या है समझते हैं। इनविसिड फ्लो है जहाँ विस्कोसिटी को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, दैट मीन्स इनविसिड मीन्स नॉन विस्कस मीन्स विस्कोसिटी नेग्लेक्टेड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी कांस्टेंट। इनविसिड इनकम्प्रेसिबल मतलब विस्कस फोर्स भी नेग्लेक्टेड, डेंसिटी भी कांस्टेंट है। दिस assumption simplifies and is useful for obtaining an approximate understanding of many flow patterns। अब देखो, अभी आपको मैंने बोला था CFD में हम बिना कोई एजम्पशन के जाते हैं, तो अभी आपको तुरंत बोल रहा हूँ कि इसमें एक एजम्पशन लिया मैंने, तो ये क्या होता है कि पहले सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेशन को एजम्पशन के साथ, फिर धीरे धीरे वो पर्टिकुलर एजम्पशन को रिमूव करके हम लोग रियल चीज़ डालते हैं और उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होता है। अब इसका मैं एक एक डिटेल, आपको अभी पूरा प्री पिक्चर नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, इवन फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, जो आपके अंडरग्रेड में उतना रिक्वायर है नहीं। तो बस आपको मैं मेयर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इसमें तो हम लोग इसमें जो इसमें एजम्पशन लिए हैं अभी, वो एजम्पशन पहले प्रिलिमिनरी एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ें, और बाद में उस धीरे धीरे सब एजम्पशंस को हटा के रियल पिक्चर देखते हैं। तो मैं बता रहा था कि आपके लिए अभी ये स्टेप वाइज एस्टिमेशन एंड कैलकुलेशन करना इज़ नॉट इन द डोमेन ऑफ योर वर्क। सो आपको बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में हमने बता दिया। अच्छा, अभी मैं ग्रिड की बात कर रहा था, डिस्क्रेटाइजेशन की बात कर रहा था। क्या है वो ग्रिड, क्या है वो डिस्क्रेटाइजेशन? तो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को देखो, अगर आप ये फिगर देख पा रहे हो तो ये लेफ्ट में जो ब्लू सा फिगर है या स्लाइड ग्रीन में जो फिगर है, आप क्या देख पा रहे हो कि वो मल्टीपल पार्ट्स में लाइन बाय लाइन अगर देखो मल्टीपल सेक्शंस में तोड़ा हुआ है। तो क्या होता है कि जैसे आपने अगर देखा होगा, ये पढ़ा भी होगा मैथ्स में आपने, कि एक सर्कुलर सेक्शन को मल्टीपल स्मॉल लाइंस के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या होता है, मल्टीपल स्मॉल लाइंस को जोड़ के आप एक सर्कल बना सकते हैं, और अगर हर छोटे पार्ट को एनालाइज करेंगे तो छोटे पार्ट का लेंथ अगर जोड़ेंगे तो आप ओवरऑल सर्कल का सर्कमफेरेंस भी आप कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसी ही कुछ चीज़ है, नॉट दैट सिंपल बट वैसी ही कुछ चीज़ है जिसमें हम लोग CFD में ग्रिड जनरेशन की बात करते हैं। ग्रिड जनरेशन की बात में क्या है हमारे पास कि ग्रिड जनरेशन की में क्या करते हैं हम लोग कि कोई भी पर्टिकुलर वाटर सेक्शन को या किसी भी पर्टिकुलर आप बोल सकते हो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। हर छोटे पार्ट का इंटीग्रेशन करके हर छोटे पार्ट पे फोर्सेस कैलकुलेट करके फाइनल इंटीग्रेट करके हम लोग ओवरऑल सेक्शन पे फोर्सेस निकालते हैं। उसी तरह CFD में फिजिकल फ्लो डोमेन को मल्टीपल स्मॉल एलिमेंट्स में तोड़ा जाता है। हर छोटा एलिमेंट जो है पूरे ग्रिड का पार्ट है या मेशिंग का पार्ट है, और हर छोटे पार्ट पे हम गवर्निंग इक्वेशंस जो हम लोग एनर्जी, मोमेंटम,
या एनर्जी मोमेंटम या कॉन्टिन्यूटी लगा रहे थे, वो लगा के हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। और जब हम इसे न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तो हमको ग्रिड पॉइंट्स और कंट्रोल वॉल्यूम पे फोर्सेस का अंदाज़ा लग जाता है। ठीक है, ग्रिड जनरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? ग्रिड जनरेशन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप बड़ा ग्रिड मानोगे तो क्या होगा कि आपने उसको ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। जैसे समझो, जब सर्किल में हम लोग, मैंने बोला कि सर्किल को छोटे छोटे स्मॉल लाइन से हम लोग डिस्क्रेटाइज कर सकते हैं। तो अगर मान लो तुम सर्कल को उस जो छोटा सेक्शन लिया, 20 मीटर सरकमफेरेंस का एक सर्कल था, ठीक है, उस 20 मीटर सरकमफेरेंस को आपने 0.1 मीटर के छोटे छोटे पार्ट में काटा, तो 200 टोटल एलिमेंट्स हो गए। अब हर छोटा एलिमेंट 200 एलिमेंट हो गए, तो वो जब पास लगाओगे तो वो एकदम सर्कल बना देगा। लेकिन यही मान लो कि तुम 200 एलिमेंट के जगह या 0.1 मीटर हर छोटे एलिमेंट का लेंथ लेने की बजाय तुम 5 मीटर का लेते हो, तो 5 मीटर का अगर एलिमेंट लोगे तो पूरा 20 मीटर का जो सरकमफेरेंस है वो 4 ही एलिमेंट में हो जाएगा, लेकिन वो उतना स्मूथ सर्कल नहीं दिखेगा। उसी तरह आप जब ओवरऑल कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में ग्रिड डिसाइड कर रहे होते हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप कितना छोटा ग्रिड लो। अब बात इसमें यह है कि तब तो आपको इतना अगर आपको पता है कि भाई 0.1 मीटर ले रहे हैं, इसमें परफेक्ट दिख रहा है, तो क्यों नहीं हम 0.00001 लें, तब तो और बेहतर दिखेगा। नहीं, बेहतर दिखेगा, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम है। आप जितना छोटा एलिमेंट साइज करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ जाएंगे, उससे कंप्यूटेशन बढ़ जाएगा, कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए हमें एक्यूरेसी और कंप्यूटेशनल एफर्ट दोनों के बीच में डिसाइड करके एक पर्टिकुलर एलिमेंट साइड चुनी जाती है। ठीक है, कंप्यूटेशनल ग्रिड क्या क्या हो सकते हैं? स्ट्रक्चर्ड ग्रिड हो सकते हैं, ग्रिड पॉइंट रेगुलर पैटर्न में अगर अरेंज है तो उसे स्ट्रक्चर्ड ग्रिड कहेंगे। और अगर स्ट्रक्चर ग्रिड है तो जनरेट करना इजी है, क्योंकि आप कंप्यूटर में कोड लिख सकते हो, एक लूप बना सकते हो, उसको सॉल्व करना पॉसिबल होता है ईजिली। और अगर अनस्ट्रक्चर्ड ग्रिड है, मतलब ग्रिड पॉइंट इरेगुलरली अरेंज्ड है, तो उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बन जाती है। आपको हर एक एलिमेंट को प्रॉपरली कंप्यूटर को डिफाइन करके देना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है, इवन रिस्पॉन्सेस जनरेट करना, रिस्पॉन्सेस को समझना, ऑल दिस थिंग्स आर टाइम टेकिंग। ठीक है, इसलिए हम लोग प्रेफरेबली ट्राई करते हैं कि हमें स्ट्रक्चर्ड ग्रिड मिल जाए और हमें अनस्ट्रक्चर्ड वाले के लफड़े में ना फंसना पड़े। ठीक है, द सेलेक्शन ऑफ ए ग्रिड डिपेंड्स ऑन द फ्लो डोमेन, रिक्वायर्ड एक्यूरेसी एंड कंप्यूटेशनल कॉस्ट। अच्छा, बाउंड्री लेयर भी इसमें एप्लीकेबल होता है फ्लूइड डायनामिक्स में, और उसमें क्या होता है, नो स्लिप कंडीशन इसमें भी आता है। मतलब देखो, वो सारी चीज़ें जो वहाँ पढ़े हो यहाँ लागू होगी, बट मेन वन एंड ओनली डिफरेंस इज़ यहाँ पे आप न्यूमेरिकली वैल्यूज़ एस्टिमेट करोगे अप्रॉक्सीमेटली उस पर्टिकुलर फंक्शन का, क्योंकि क्लोज फॉर्म नॉट ओनली वन, ऑल द इक्वेशन का, क्योंकि आपके पास क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, तो उसको आप न्यूमेरिकली इवेल्युएट करते हो। दिस इज द मेन डिफरेंस। Within the boundary layer, viscous effects are significant. Outside, there are not. So, flow can be treated as non-viscous or inviscid. बाउंड्री लेयर CFD में कहाँ कहाँ यूज आता है? बाउंड्री लेयर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब लार्ज वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी जो है बहुत ज़्यादा रेट से चेंज हो रहा है सॉलिड बाउंड्री के पास, तो वहाँ हमें कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि एजम्पशंस से आपके जो आप अगर बेसिक एजम्पशंस लेके चलोगे तो आपका कैलकुलेशन इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए उस केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। प्रॉपर ग्रिड रिफाइनमेंट चाहिए, क्यों चाहिए? ताकि आप प्रॉपरली शियर स्ट्रेस, ड्रैग फोर्स, फ्लो सेपरेशन, हीट ट्रांसफ़र, ये सब आप एस्टिमेट कर सकते हैं। इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, एक्यूरेट प्रेडिक्शन ऑफ बाउंड्री लेयर इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी ऑफ CFD रिजल्ट्स। तो बोल रहा है कि आप जितना देखो, अगर आप फ्लूइड एनालिसिस कर रहे हो तो उसके हर एक पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाउंड्री लेयर हो, बाउंड्री लेयर के बाहर हो, सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा था, आपको याद होगा कि बाउंड्री लेयर के ऊपर तो सारा फ्लो जो है टर्बुलेंट
सारा फ्लो जो है फ्रिक्शन फोर्स से फ्री ही रहता है, लेकिन नीचे जो होता है बाउंड्री लेयर के वहाँ फ्रिक्शन फोर्सेस आते हैं। और आपको पता है फ्रिक्शन फोर्सेस काफ़ी नॉन लीनियर फोर्सेस, सरफेस के रफनेस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस में कितना प्रोट्रूशंस है नहीं है वो सब पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है किसी पर्टिकुलर सेक्शन का, तो हमें ओवरऑल सेक्शन की बहुत अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन लाने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर जो हो जाता है वो बाउंड्री लेयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें कैलकुलेट करना। इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलरली स्ट्रेस आउट किया गया है कि इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन एक्यूरेट प्रेडिक्शन ऑफ बाउंड्री लेयर इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ CFD रिजल्ट। अच्छा, अब इसमें आपके कोर्स में हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स का भी इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो बेसिकली हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है कि अभी आपको जितना मैं मेश रिफाइनमेंट या ग्रिड डिस्क्रेटाइजेशन बता रहा था या बोला था कंप्यूटेशनल एफर्ट में टाइम लगेगा या कितना कैलकुलेशन लगेगा, ये सब चीज़ें जो है ये सब कंप्यूटर से कर पाते हैं। और हमें जो फिजिक्स के साथ कंप्यूटेशनल न्यूमेरिकल इवेल्युएशन करके फिर फाइनली वैल्यू निकालते हैं CFD में। तो हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर रिसोर्सेज, इंटरनेट, कंप्यूटेशनल टूल्स, सॉल्वर अप्रोचेस, ये सब लगा के कम्युनिकेशन सिस्टम, ये पूरा एक बोलो तो एक तरह से एक पूरा सिस्टम है जिसमें कि आप इनपुट जाता है, कैलकुलेट होता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जैसे कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, वेदर अपडेट्स सब कुछ आते हैं, या नॉट ओनली वेदर अपडेट्स लाइक फ्लूइड में पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर लोकेशन पे ये डेप्थ चेंज हुआ, फिर रिकैलकुलेट होकर CFD होता है, रिकैलकुलेट होकर आपको नई वेलोसिटी मिलती है, प्रेशर मिलता है। ओवरऑल ये जो पूरा सिस्टम है, फिर पिछले पॉइंट पे क्या फोर्सेस, प्रेशर, मोमेंटम था, अभी पॉइंट पे क्या है, इस पर्टिकुलर स्पेस में क्या है, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या था, इन पूरे का कल्मिनेशन, इन पूरे का एक साथ जहाँ पे कलेक्शन हो, उसको हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। तो इसलिए देखो इसमें लिखा हुआ है इट कंबाइंस हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी, न्यूमेरिकल मॉडलिंग, डेटा मैनेजमेंट एंड फाइनली डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मतलब क्या हुआ कि ये गिवन दैट ये सिनारियो है, अब अगर आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कुछ बनाना है तो क्या बनाओगे, अगर बनाओगे तो कितना एफर्ट लगा के बनाओगे, कितने रिसोर्सेस लगाओगे, या वो इवन फ्रूटफुल है बनाना। तो ये पूरा जो सिस्टम होता है ये पूरा हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स के बॉक्स में आता है। तो हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स हेल्प्स इंजीनियर्स एनालाइज, मैनेज एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वाटर रिसोर्सेस सिस्टम। स्कोप क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मॉडल्स फॉर रिवर्स, रिजर्वायर्स, ड्रेनेज सिस्टम, फ्लड फोरकास्टिंग, इन सब के लिए हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स का इस्तेमाल होता है। इंटरनेट एंड वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल बोला है वगैरह है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, वो सब यूज़ होता है। कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल है, फ्लड वार्निंग सिस्टम में, रियल टाइम मॉनिटरिंग में, वाटर रिसोर्स प्लानिंग में, इरिगेशन एंड ड्रेनेज में, और ओवरऑल डिसीजन सपोर्ट फॉर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में। ठीक, इट इम्प्रूव्स एक्सेस टू डेटा, मॉडल रिजल्ट्स एंड इंजीनियरिंग डिसीजंस थ्रू डिजिटल टूल्स। तो ये आपका हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स का भी पार्ट कंप्लीट हुआ। हैविंग सेड दैट, आपका पूरा आपके सिलेबस में हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के सिलेबस में जितने मॉड्यूल्स थे वो सारे आज कंप्लीट हुए। आज की जो क्लास थी वो बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स थी। इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह की आपको आवश्यकता नहीं है। ये आपको आगे के जो भी इस फील्ड में काम करने जाएगा फ्यूचर में, उसके लिए एक रियल बेस्ड एप्लीकेशन कैसा हो सकता है उसका इंट्रोडक्शन था। और लास्ट क्लास तक जहाँ तक आपको बताया था मैंने, उसमें आपके सारे न्यूमेरिकल और जो एजम्पशन के साथ थ्योरी वगैरह वो चीज़ें बताई थी, वो सब पहले कंप्लीट हो गया था। तो आफ्टर टुडेज क्लास योर एंटायर कोर्स ऑफ हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग इज़ कंप्लीटेड। और फिर आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस बनाओ। और क्वेश्चंस बिना प्रैक्टिस किए होगा नहीं, मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए हैं थ्रू आउट द कोर्स। आप पूरे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बुक से भी खोजो, पढ़ो, सॉल्व करो। एंड
दैट विल बी इनफ फॉर योर इवन फॉर योर एग्जामिनेशंस एज वेल एज आप में से कोई अगर गेट या ESE देना चाहता है तो आपको कंसेप्ट्स मिल गए हैं। अब सब कुछ आपके प्रैक्टिस पे है और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगी चीज़ें। सो बेस्ट ऑफ लक। हैविंग सेड दैट आई विल क्लोज द क्लास। मैं क्लास बंद करता हूँ और आप लोग अच्छे से तैयारी करो एग्ज़ाम्स का। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।